सो यो व्हाट्स अप वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं इंडियन एयरपोर्ट से न्यूजीलैंड एयरपोर्ट या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री के एयरपोर्ट तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। चेकिंग, बोर्डिंग, इमिग्रेशन, सब कुछ, और कौन सी एयरलाइन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगी ये भी बताऊँगा। तो स्टार्ट करते एयरलाइन से। वैसे तो बहुत सारी एयरलाइंस है, कैथे पैसिफिक, क्वांटस, सिंगापुर, मलेशियन, बहुत सारी है। लेकिन मैं मलेशियन एयरलाइंस से आया था क्योंकि मलेशियन एयरलाइंस काफ़ी अच्छे डिस्काउंट देते हैं स्टूडेंट्स को। 1 महीने पहले अगर आप अपना ऑफ़र लेटर अपलोड करते हो यूनिवर्सिटी का मलेशियन एयरलाइंस की वेबसाइट पे, तो आपको वो अप्रूवल दे देते हैं और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। लाइक टिकट मेरे को 65 to 70,000 के आसपास पड़ी थी और उसमें आपको 45 kg मेन लगेज मिलता है और 7 kg हैंड बैग मिलता है। तो काफ़ी अच्छा है। लाइक मेरे को और किसी भी एयरलाइंस में नहीं मिल रहा था ऐसे। कैथी पैसिफिक में था ये, लाइक वो 23 kgs के 2 बैग थे। आप 2 से ढाई महीने पहले बुक करा सकते हो तो और भी सस्ती पड़ेगी। मेरे को 65 to 70 के आसपास पड़ी थी, वो भी सही है। उसके बाद बात आती है एयरपोर्ट चेक इन पे। आप जैसे एयरपोर्ट पे जाओगे तो अपनी टिकट का प्रिंट आउट ले लेना या फिर फ़ोन में ही दिखा देना। एंट्री पे ही पासपोर्ट और टिकट चेक होती है, उसके बाद ही एंट्री मिलती है एयरपोर्ट पे। फिर उसके बाद होता है आप अपना सबसे पहले एयरलाइंस का काउंटर चेक करना कहाँ पे है, ढूंढना वहाँ पे जाके आपकी चेकिंग होएगी। चेकिंग में आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा और जो आपका लगेज है वो सबमिट हो जाएगा। अगर ओवर वेट है आपका तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं आपको। तो मेरा सजेशन ये है कि अपने घर से वेट करके लेके जाना अपने लगेज का। उसके बाद आता है फिर इमिग्रेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चे इमिग्रेशन से डरते भी है कि कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये इमिग्रेशन का सारे क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। इमिग्रेशन के बाद होता है सिक्योरिटी चेक इन। सिक्योरिटी चेक इन में आपका जितने अभी जो आपका हैंड बैग होता है वो सब चेक होता है और आपकी पूरी बॉडी स्कैन होती है। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो एक ट्रे में निकालने पड़ते हैं आपको और फिर वो सब स्कैन होता है एक एक्सरे मशीन से। उसके बाद फिर बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। आप एयरक्राफ्ट में चढ़ जाते हो, बोर्डिंग पास देख के जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो आपको बोर्ड करवाते हैं एयरक्राफ्ट में। काफ़ी कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ही होती है। न्यूजीलैंड उसमें से ही एक कंट्री है। मेरी जैसे मलेशियन एयरलाइंस थी तो मेरा स्टे मलेशिया में था। तो ऐसे ले ओवर फ़्लाइट होती है तो आप थोड़ा बहुत अपने लिए खाने पीने का लेके जा सकते हो। क्योंकि जैसे मेरा स्टे मलेशिया में था तो मलेशिया में मोस्टली नॉन वेज ही चलता है और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी वेज फूड ढूंढने में। बट फिर भी जैसे मेरे को बर्गर किंग मिल गया था वहाँ पे, तो फ्राइज़ राइस खा ली थी। बट फ्राइज़ भी वो अपने इंडिया जैसी नहीं होती, लाइक उनकी फ़्राइज़ भी थोड़ी अजीब सी होती है। और कॉफ़ी वगैरह तो और शेक्स तो मिल ही जाते, तो वो तो वेज में ही आते तो वो ले सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा बहुत आप खाने का ले जा सकते हो, लाइक चॉकलेट हो गया या चिप्स विप्स हो सकते हैं, वो लेके जा सकते हो आप, अलाउड है ये। और हाँ, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका लेओवर जिस भी कंट्री में है तो आप उस कंट्री के एयरपोर्ट से बाहर मत जाना। ये अलाउड नहीं है। लेओवर फ़्लाइट जो भी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो वो आप उस कंट्री में एंटर नहीं कर सकते, एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं जा सकते। कनेक्टिंग फ़्लाइट का मतलब यही है कि लाइक आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो बीच में उसका लेओवर है, तो वो ट्रांजिशन के लिए वो एयरपोर्ट पे आप बस एंटर कर सकते हो, उस एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। तो बाहर बिल्कुल भी मत जाना, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बाहर जाओ। लेओवर के बाद जब आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो उस कनेक्टिंग फ़्लाइट में आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री का आपको एक अराइवल फॉर्म मिलता है। आपको स्क्रीन पे फ़ोटो दिख जाएगी अराइवल फॉर्म की, न्यूजीलैंड अराइवल फॉर्म की। उसमें आपको सारी चीज़ डिक्लेयर करनी होती है। आपके पास जो भी है, आपके मेन लगेज और आपके हैंड लगेज में जितना भी खाने पीने का सामान है, एवरीथिंग आपको उसमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अगर आप डिक्लेयर नहीं करते और आपके स्कैनिंग में वो चीज़ पकड़ी जाती है तो काफ़ी डॉलर्स का आपको फ़ाइन पड़ सकता है। लाइक मेरे एक फ्रेंड का नोन था, तो वो एप्पल लेके गया हुआ था, उसके बैग में 4 एप्पल थे, उसको पता नहीं था कि डिक्लेयर करना होता है, तो उसने डिक्लेयर नहीं करा और उसको एक एप्पल पर $100 का फ़ाइन पड़ा। 4 एप्पल तो $400 का फ़ाइन पड़ गया, मतलब एक एप्पल उसकी 5,000 रुपये की पड़ी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मतलब जो भी सामान है, जो भी खाने पीने का, बेशक ड्राइड हो, जैसे मसाले वसाले अगर आप लेके जा रहे हो तो सब कुछ उसमें डिक्लेयर कर देना। उसके बाद आता है जैसे आप लैंड होते हैं न्यूजीलैंड में, उसके बाद आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन वही जो इंडिया में होती है वैसी इमिग्रेशन होती है यहाँ पे, बस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते हैं वो लास्ट में बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से। उसके बाद फिर लगेज पिकअप, आपका जो भी लगेज है वो कन्वेयर बेल्ट पे आते हैं एयरलाइन से और फिर आप वो पिकअप करने के बाद आप जाते हो फिर बायो सिक्योरिटी की तरफ। बायो सिक्योरिटी में क्या होता है, आपके लगेज में जो भी खाने पीने का सामान होता है वो सब चेक होता है और एक सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, वो आपसे पूछता है कि आपके बैग में क्या क्या है, कोई सीड्स तो नहीं है, तो ये सब पूछता है।
और हाँ गाइस, सीड्स बिल्कुल भी मत लेके आने न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बायो सिक्योरिटी के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है न्यूजीलैंड। अगर आपके जूतों पे भी मिट्टी लगी होगी ना तो आपके जूते भी निकलवा देंगे। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में न्यूजीलैंड। और काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि लाइक हम घर के बने हुए पिन्नी के लड्डू या गोंद के लड्डू लेके आ सकते हैं क्या? तो लेके तो आ सकते हैं, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो भी सकती है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, वो लेके आया हुआ था अपनी मम्मी के हाथ के बने हुए लेके आया था वो। तो ऑफिसर ने उससे 15-20 मिनट तक वहीं पे खड़े होकर ये पूछा कि ये क्या है, ये कैसे बनते हैं। तो उसने लिटरली 15-20 मिनट तक खड़े होकर वहाँ पे उनको ये एक्सप्लेन करा है कि ये लड्डू कैसे बनते हैं। तो आप लेके भी आ सकते हो, मतलब कई बार निकलवा भी देते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको अलाउड ही करेंगे, अगर आप डिक्लेयर भी करते हो उसके बाद भी निकलवा देते हैं कई बार ये। अब आते हैं इमिग्रेशन क्वेश्चन की तरफ। तो इंडिया में जो मेरा इमिग्रेशन हुआ था उसमें उन्होंने मेरा पूरा नाम पूछा था और फुल डेट ऑफ बर्थ, लाइक डेट, मंथ और ईयर। वो डेट ऑफ बर्थ इसलिए पूछते हैं कि कोई अगर आप नकली पासपोर्ट बनवा के नकली आईडी प्रूफ लेके तो नहीं जा रहे, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी हेजिटेशन से बोलते हो तो उनको शक हो जाता है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन है सारे कॉन्फिडेंटली बोलना। उसके बाद फिर इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से पूछा था व्हाट स्टडी आर यू गोइंग टू डू इन न्यूजीलैंड। तो ये 2-3 क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, सिंपल ही था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इतना डरने वाली बात नहीं है, लेकिन इतना लाइटली भी नहीं लेना इसको। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड में जो इमिग्रेशन क्वेश्चन पूछे थे मेरे से वो थे आर यू ट्रैवलिंग ऑल अलोन, या फिर और आर यू ट्रैवलिंग टू न्यूजीलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही ट्रैवल कर रहा था, मेरा कुछ ऐसा सीन नहीं था। और मेरा इमिग्रेशन ऑफिसर काफ़ी फ्रेंडली और वेलकमिंग था और पूछा था मेरे से कि व्हाट कोर्स आर यू डूइंग एंड इन विच यूनिवर्सिटी। तो यही क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से, कुछ ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं था, सिंपल ही क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो ये थी सारी वीडियो। काफ़ी लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बस कॉन्फिडेंटली बोलना और कुछ दिक्कत नहीं है। तो गाइज़ इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी मेरी, वहाँ पे डीएम करके पूछ सकते हो या नीचे कमेंट भी करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।